प्यारे दर्शकों नमस्कार। हम लोग कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से संबंधित जो महामारी फैली है विश्व स्तर पे और उससे कहीं हमारा देश भी जूझ रहा है, इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग फैज़ अहमद किदवई साहब और वहीं दूसरी ओर हैं हमारे ये डीसी सागर साहब जो एडीजीपी हैं और वो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग सामान्य सी बातचीत होगी और उन बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम खास करके जानना चाहेंगे कि यह जो आपदा की बात आती है और यानी आपदा यानी विपत्ति, तो इसके कई रूप होते हैं। तो पहले हम जानना चाहेंगे खास करके आम आदमी के लिए कि अगर एक इंडिविजुअल होता है या एक परिवार होता है तो उस पर अगर कोई बात या कोई विपत्ति आती है तो उसको हम आपदा, और उसमें भी राज्य स्तर पर उस बात की नहीं मानी जाती है। तो कब किसी तरह की घटना या इस तरह की जो चीज़ें घटती हैं तो उसको हम आपदा के रूप में लेते हैं, और आपदा कितनी तरह की होती है? बहुत बहुत शुक्रिया। आपदा जैसे कि शब्द है, इसमें अंतर्निहित या इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब कोई भी ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसी प्राकृतिक या मानव जनित आपदा, वो आपकी जो क्षमता है, कोपिंग कैपेसिटी है, यानी आपका सामने करने की जो क्षमता है उससे परे हो, उससे बाहर हो, यानी वो आपके क्षमता, आपकी जो कैपेसिटी है उससे बाहर है, तब वो आपदा की श्रेणी में आता है। जैसे कोविड-19 है, ये एक ऐसी चीज़ है कि वैश्विक महामारी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि अभी हमारे पास में इससे लड़ने के लिए वैक्सीन नहीं है, इससे सीधे सीधे लड़ने के लिए हमारे पास दवा नहीं है, तो ये एक महाविपत्ति की श्रेणी में आएगा। तो हमें बड़ी सूझबूझ से इसका मुकाबला करना चाहिए। जो निर्देश दिए हैं एक्सपर्ट्स ने, विशेषज्ञों ने, उनका पालन करना चाहिए, तो हम कामयाब होंगे इसको एक आपदा के रूप में परिवर्तित ना हो, और आगे जितना हो गया है वो तो हम झेल रहे हैं, लेकिन उसके आगे ना जाए। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसके अंतर्गत बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है कि मानव की क्षमता के बाहर यदि कोई ऐसी घटना होती है तो वो आपदा की श्रेणी में आए। अच्छा, ये जो आपदा की बात आती है, एनडीआरएफ की बात आती है और दूसरी ओर एसडीआरएफ की बात कही जाएगी। अब स्टेट में जो आपदा प्रबंधन के और खासकर कोविड-19 को अगर लेकर हम लोग बात करें तो यह जो समस्या आई है, तो यह आपदा में आप लोग किस किस तरह से जनता से जुड़ते हैं और क्या क्या सहयोग दे पाते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर यदि ये एस्केलेट करता और फैलता है तो फिर ये सब एजेंसीज जो है अपने अपने स्तर से, उस एक्सपर्टीज से जनता में कम से कम कैसे ये संक्रमण फैले उस ओर ये ध्यान देंगे, दे भी रहे हैं। और इसको ध्यान देने के लिए जो मूलभूत प्रोटोकॉल्स बनाया, मूलभूत जो चीज़ें शासन ने बताई हैं, वो ये है कि आप लॉकडाउन का पालन कर, यानी घर के अंदर हैं यदि आपकी आवश्यकता, यदि आप ड्यूटी पे बाहर नहीं हैं तो, और घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, यानी दूर रहिए। बाहर जाते हैं तो आपको इन चीज़ों का पालन करना, जैसे मास्क लगाइए, दूरी बना के रखिए आप, और अनावश्यक मत घूमिए इधर उधर। और तीसरी चीज़ ये कि आप आपके जो हाथ हैं, जैसे आप कुछ काम किया तो उस हाथ को आप नित्य प्रति साबुन और पानी से, जो कि बहुत ही सरल है, धोइए उसको 20 सेकंड तक कम से कम, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। यदि आप ये छोटी छोटी चीज़ें पालन करेंगे तो मैंने देखा है कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो कुछ लोग हैं, साथी हैं, वो संक्रमित हुए, कोविड पॉजिटिव आए टेस्टिंग में, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से तुरंत डॉक्टर्स को बताया, तो डॉक्टर्स ने जो है उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद 10 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में वो बिल्कुल कोविड-19 होकर बाहर आ गए। तात्पर्य ये हुआ कि आप यदि समय रहते इस चीज़ को भांप लेंगे और इलाज करवाएंगे इसका, बिना किसी उससे दुराव छिपाव के, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस महामारी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, करारा जवाब दे सकते हैं, और इसका संक्रमण फैलने से रोक सकते हैं। वही हमारी सबकी विजय होगी। तो अभी उन्होंने बात की चिकित्सा की, और ख़ास करके राज्य की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति आज के डेट में देश के पर्सपेक्टिव में चौथे स्थान पे आ रहा है, और यानी कोरोना वायरस के फैलाव को मानते हुए राज्य स्तर पे तैयारियां हुई हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और ये जो, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में कि कहीं ना कहीं जो पीड़ित है वो उनकी संख्या बढ़ रही है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्रमबद्ध तरीके से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, कोरोना वायरस में एक चीज़ हम लोग को समझनी होगी, वो ये है कि उसकी चेन को कैसे तोड़ा जाए। और अगर हम इस चीज़ को जल्दी समझ लें और एक जिम्मेदारी का अपना वो दें, तो उससे इस चेन को तोड़ा जा सकता है। अभी जो केसेस
इसमें 3 तरह के फेज़ में केस आए हैं। जो सबसे पहले केस आए उसमें ज़्यादातर केस इस तरह के थे जो या तो बाहर से लौटे थे, बाहर में या तो विदेश हो सकता है या देश में किसी अन्य भाग से लौटे थे। उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनके साथ साथ उनके कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया कि वो किन से संपर्क में आए। उसके बाद जिन लोगों से वो संपर्क में आए उनकी टेस्टिंग हुई, उनमें से कुछ लोग निकल कर के आए और कुछ क्षेत्रों में जहाँ फैलाव हुआ वहाँ से लोग अगर बाहर गए, जैसे इंदौर से कुछ लोग बाहर गए, अन्य ज़िलों में गए, तो सेकेंड राउंड में वहाँ के केसेस निकल कर के आए। अब जो आएगा अगला राउंड जो हमें लगता है वो ये होगा कि जो लोग जैसे लेबर्स हैं या बाकी लोग हैं जो देश के अन्य भागों से लौटे हैं, अपने अपने गांव गए हैं, वहाँ से आएगा। पर मूल बात ये है कि हमको 3-4 चीज़ें इसमें समझनी होंगी। हमको ये समझना होगा कि हम लक्षण को पहचानें, हम जल्दी से जल्दी अस्पताल में जाएं, रिपोर्ट करें, अपनी टेस्टिंग कराएं। अगर लक्षण आ रहे हैं तो हम खुद से भी क्वारंटीन हो जाएं, अपने निकट संबंधियों से, लोगों से घर में अलग रहें और रिपोर्ट का इंतज़ार करें, अपने आप को ले जाएं। ये उसके बाद घर में हमारा किस तरह से हम अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। हमें ना केवल अलग रहना है, हमें अपने को अपना मास्क लगा करके रहना है, अपने कपड़े, अपने बर्तन, अपना तौलिया, ये सारी चीज़ें अलग रखनी हैं। हमें ये कोशिश करनी है कि हम सबसे डिस्टेंस बना करके रहें। अगर इन चीज़ों को हम पालन कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ भी ये चेन टूटेगी वहाँ से आगे चेन नहीं बढ़ पाएगी। एक समस्या बहुत बड़ी जो है वो ये है कि हमारी जो इनिशियल फेज़ में जो उत्पत्ति हुई है वो बहुत कंजेस्टेड इलाकों में हुई है। कंजेस्टेड इलाकों के साथ एक प्रॉब्लम रहती है, बल्कि 2 प्रॉब्लम रहती हैं। एक तो ये रहती है कि आप हर घर में देखेंगे तो औसत छोटे घर हैं, 1-2 कमरे के घर होते हैं, उसमें काफ़ी लोग रह रहे हैं, 5 से 10, कभी 10 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। दूसरा, घर इतने सटे सटे होते हैं कि वहाँ पर फैलाव बहुत जल्दी से होने की संभावना होती है। लेकिन यहाँ पर मैं खास करके, जैसे मेरा अनुभव बिहार में रहने का रहा और यूपी में भी रहा, और जब मैं मध्य प्रदेश आया तो मध्य प्रदेश की अपनी एक यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर इन द सेंस कि मध्य प्रदेश की अगर हम टेरिटरी की बात करें तो लगभग ये 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। और वैसी स्थिति में आपने जो कही, जो डेंसिटी वाली बात पे, तो वो भोपाल या आप कह सकते हैं कि इंदौर पे लागू हो सकती है, जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। लेकिन मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहाँ पे ये डेंसिटी का रेशियो बहुत ही कम है। आप सही कह रहे हैं। मैं उसको आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है। एक तो जो इनिशियल हुआ इंदौर के इलाकों में हुआ, भोपाल के कुछ डेंस एरियाज़ में हुआ, इस टाइम जबलपुर के कुछ इलाके हैं जो प्रभावित हैं, ग्वालियर में हुआ लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया। इसके बाद क्या हुआ है कि जहाँ पर बाहर भी हुआ है तो वहाँ परिवार के सदस्यों में बहुत तेज़ी से फैला। और हमें ये भी समझना होगा कि परिवार में कौन लोग खतरे पर हैं, कौन लोग नहीं हैं। एक चीज़ और समझनी होगी हमें, वो ये समझनी होगी कि इसमें करीब 60% लोग जो आए हैं जिनकी टेस्टिंग हुई है वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं लेकिन वो पॉजिटिव हैं। अब अगर कोई व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है और वो एसिम्प्टोमेटिक है, आपको पता नहीं, और ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक जो जवान वर्ग है, हमारा जो युवा वर्ग है वो है, उससे जो जिन लोगों को खतरा है वो जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो 50 से ऊपर हैं, 60 से ऊपर हैं, उनको खतरा बढ़ जाता है। या उनको कोई ना कोई बीमारी है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, किडनी की समस्या है, टीबी है, इस तरह की कोई भी कोमॉर्बिडिटी है तो उसको खतरा कहीं ज़्यादा होता है। भोपाल वाले की में अगर बात करते हैं, खास करके जो गैस ट्रेजेडी का है, आप यहाँ गैस ट्रेजेडी का है, हमारी परेशानी ये है कि लोग इसमें या तो उनको बहुत देर में समझ पाते हैं कि उनको इस तरह की समस्या हो रही है, या फिर समझने के बाद भी डर के मारे बाहर नहीं आते हैं। उनको लगता है कि ठीक हो जाएंगे या घरेलू कुछ दवाएं, नुस्खे अपना लेते हैं, और जिस टाइम हमारे पास आते हैं उस टाइम बहुत देर हो जाती है। इसका एक ये साफ आंकड़ा है कि हमारी लगभग 12% मृत्यु जो हो रही है वो अस्पताल पहुँचते पहुँचते तक हो जा रही है। 25% मृत्यु अस्पताल भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर हो जा रही है। फिर 22% मृत्यु जो है वो 48 घंटे में हो जा रही है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि आप जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक आपकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि आपको बचाना बहुत मुश्किल था। वहीं पर जो व्यक्ति 1 हफ्ते से ज़्यादा रुक गया है अस्पताल में, उसकी सर्वाइवल की चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, खास करके ये कोविड-19 को लेकर के और कोरोना वायरस वाले में, चूँकि यह एकदम कहें कि ये एक्सीडेंट नहीं है। नॉर्मली जैसे एक्सीडेंट में अगर कोई घटना घटी तो तुरंत उसका प्रभाव होता है, अगर तुरंत उसको उपचार नहीं दिया गया तो वो आदमी डेथ की ओर चला जाता है। कोरोना वाले केस में एक प्लस पॉइंट आ रहा है कि अगर किसी को भी थोड़ा लक्षण दिखाया या लगता है कि हम उसके संसर्ग में आए हैं तो तकरीबन 14 दिन का वक्त मिलता है उनके पास। यानी अगर वो जाते हैं, यानी ट्रीटमेंट को के लिए अगर शुरू में ही अगर वो एंट्री ले लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो उनको बचने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है, जैसा आप कहना चाहते हैं। स्टैटिस्टिक्स ये भी कहते हैं कि 80% लोग बिना किसी उपचार के ठीक हो सकते हैं। 15% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। 5% लोग ऐसे हैं जिनको गहन चिकित्सा की ज़रूरत है, जिसमें वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन है या बाकी चीज़ें। अब जो आप कह रहे हैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बीमारी है कि हम डर के मारे छुपे रहें और हम हो सकता है ठीक हो जाएं खुद से, लेकिन हम उस दौर में, उस 12-13 दिन में कितने लोगों को प्रभावित कर दें। और उसमें से कुछ लोग जो एट रिस्क हैं, एक नॉर्मल आदमी के पास तो 14 दिन है, लेकिन एक आदमी जो डायबिटिक है या ओल्ड एज है उसके पास हो सकता है 7 दिन या 8 दिन ही हो, उसका पीरियड कम हो जाता है क्योंकि उसमें जो अटैक है हमारी बॉडी पर, खासकर हमारे लंग्स पर, वो कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए हमको जितनी जल्दी हो सके हम अगर अस्पताल पहुंचने का प्रयास करेंगे तो हमारे बचने की चांसेस उतनी बढ़ जाएंगी। हम लोग अस्पताल की बात करेंगे और उसमें क्या क्या सुधार या सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उस पर आगे जानकारी लेंगे। इस बीच में हम चाहेंगे आपसे, खास करके आपदा प्रबंधन वाली बात पे, पुलिस महकमा का पहले रोल था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, यह भी एक लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित ही जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन ये एक नए रूप में एक चैलेंज आया है जिसे पुलिस महकमा ले रही है और उसको एक नए तरीके से ट्रेनिंग भी दी जा रही है या उसमें उनकी सहभागिता। और दूसरा प्लस पॉइंट आ रहा है कि पुलिस महकमा को आज के डेट में जनता की सहभागिता बहुत ज़्यादा मिल रही है, इन द सेंस कि इमेज बिल्डिंग अगर बात हम कहें तो बहुत रेस्पेक्ट की भावना आई है। और ख़ास करके जब इस विपत्ति के दौर से आप पुलिस महकमा गुजर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपके क्या अनुभव रहे, और साथ ही साथ पुलिस में डाउन द लाइन लोगों को मोटिवेट करना, चूँकि कंटिन्यूस वे में, खास करके तब जब दुश्मन जो है वो अप्रत्यक्ष है, उस यानी जो लोग पीड़ित हैं उनसे मिलना या उनको रोकना या समझाना मास लेवल पे, तो इस वाले जो चैलेंज है आपदा में, तो आपको इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सर्वप्रथम तो जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और विशेषकर डॉक्टर्स, उनकी टीम, ये लोग सीधा संपर्क में हैं इस संक्रमित व्यक्ति के। तो पहले तो इनको बड़ा सादर नमन, और ख़ासकर जो हमारे डॉक्टर्स या जो पुलिस के कर्मी अधिकारी शहीद हुए हैं इस फ्रंट लाइन की लड़ाई में, ये इस बात का परिचय है क्या है कि लोग अपना सर्वस्व त्याग कर पूरी मतलब समाज के लिए पूरी तरह समर्पित हैं वो, और एहतियात पूरी तरह से बरतने के बाद भी उन्होंने ये शहादत प्राप्त की। तो ये एक ऐसी प्रेरक स्थिति है कि हमारे जो पुलिस के जवान हैं, चाहे होमगार्ड के जवान हैं या एसडीआरएफ के हैं या नगर निगम का अमला है, वो लोग इससे डरे नहीं हैं। तो ये ज़िंदगी आज जहाँ खड़ी है वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और एक तरह से यदि आपने नहीं संभाला तो बड़े विध्वंसपूर्ण ये स्थिति की तरफ जाएगा। इसको हमारे जवानों ने बड़ी बड़ी भांति समझा है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ उनमें जो एक सहृदयता और मानवता का जो भाव है वो जनता को दिखाई दे रहा है कि खाकी जो है अनावश्यक बदनाम है। खाकी जिस तरह से काम करती है वो बहुत ही हृदयस्पर्शी है, मर्मस्पर्शी है, और वो अपने परिवार को त्याग के, अपने खुद के खाने को त्याग कर वो दूसरों, मैंने कुछ ऐसे फुटेज देखे जो कि यद्यपि रूपांतरण है, परंतु उसने अपना खाना छोड़ के जो भूखा है, जिसको खाना नहीं मिला कई दिनों से, अपना खाना उसको दिया। और इसमें एक दूसरी चीज़ भी है, जनता में जो परिवर्तन आया है, जनता अपना खाना लेके उस जवान के पास जाती है कि आप सुबह से खड़े हुए हैं, आपने कुछ नहीं खाया, आप ये खाना खा लो। तो ये जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी पारस्परिक जो सम्मान पैदा हुआ है, ये शिकस्त देगा इस कोविड-19 को, मेरी ऐसी पूरी उम्मीद है। और ये जज्बा मैंने देखा है हॉस्पिटल्स में जाके, डॉक्टर्स में, वहाँ के जो वार्ड बॉयज़ हैं उनमें पीपी किट उनको मिली हैं,
लेकिन पीपी किट होने के बावजूद भी संक्रमण का खतरा उनको मालूम है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से नहीं हट रहे। और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि आप अपनी ड्यूटी के लिए मना नहीं कर सकते, लेकिन उनको एक्ट की ज्ञान नहीं है, लेकिन अंदर से जज्बा है उनके अंदर कि हमको इस कोविड-19 को नेस्त नाबूद कर देना है, इसको समाप्त कर देना है। तो ये जज्बा है, ये जज्बा ही इस संक्रमण को निपटाएगा, इस संक्रमण काल में विजय घोष करेगा। और इसमें जो और जो किरदार हैं, जो लगे हुए हैं लोग जनता के, वो सोशल वर्कर्स हैं। सोशल वर्कर्स अपनी ओर से खाना बनवाकर बांट रहे हैं जितनी भी उनकी क्षमता है, और पुलिस जो है वो भी एक तरह से देवदूत का काम करे खाना पहुंचाने का। जहां पर नहीं पहुंच पाते लोग, वहां पर पुलिस को लेकर ये जो सोशल वर्कर्स हैं ये मदद कर रहे हैं। कई बार हमारे पास फ़ोन आते हैं कि साहब हम देना चाहते हैं। मैं ठीक है, संबंधित थाने में जाइए, मदद लीजिए, जिससे कि छीना झपटी ना हो। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ है, ये भी हमको देखनी पड़ेगी कि जैसे हमारे बहादुर डॉक्टर्स, नर्सेस ये टेस्टिंग के लिए जाते हैं मोहल्लों में। कुछ एक घटनाएं हुई हैं, बड़ी अप्रिय घटनाएं हुई हैं, भविष्य में नहीं होंगी, ऐसा लोग समझ चुके हैं। तो ये घटनाएं ना हो, ये जनता को खुद समझना पड़ेगा। और जनता को चाहिए कि जनता, ये जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, ये भी हम में से एक हैं, हमारे भाई बहन हैं। तो इन पे यदि आप कोई ऐसा कुठाराघात करेंगे या इनकी जो विहित कर्तव्य हैं उनमें आप बाधा डालेंगे, तो न केवल आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा, बल्कि आपके विरुद्ध पूरा समाज खड़ा होगा। अभी समाज उन लोगों के विरुद्ध खड़ा हुआ है जिन्होंने अपने हाथ में कानून लिया। चाहे वो पंजाब का केस ले लीजिए आप, वो जो हमारा जाबाज अधिकारी जिसका हाथ कट गया, लेकिन हाथ को हाथ में लेकर उसने अपने हाथ को ठीक कराया। मतलब वो जज्बा है। तो इस जज्बे को जनता समझ रही है, और अब आप देखोगे अप्रिय घटना होनी बंद हो गई है। तो एक बात कही जाए कि अगर हम इमेज बिल्डिंग की बात करें तो पुलिस महकमा और खास करके स्वास्थ्य से जुड़े हुए डॉक्टर्स की उनकी इमेज तो बढ़ी है। साथ ही साथ जनता में एक भाव आया है कि सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग या सरकारी कर्मचारी, उनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता आज के डेट में दिख रही है। शायद फैज साहब आपका भी आपका कहना बिल्कुल सही है। और एक बात और है कि ये जो घटनाएं हुई, इसमें एक चीज़ और थी कि बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन भी लोगों को रहती है। मिस इन्फॉर्मेशन इस तरह की कि क्वारंटीन सेंटर क्या है, वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, कोविड केयर सेंटर क्या है, क्या इलाज होगा, क्या नहीं होगा। मैं इसको समझाना चाहता हूँ लोगों को कि आपको आपके घर से क्यों निकाला जा रहा है, आपको अलग क्यों किया जा रहा है। आपको अलग इसलिए किया जा रहा है, फिर वही बात है कि चेन तोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति संक्रमित है और उससे संक्रमण फैलने का खतरा है, उसको अलग कर दिया जाए, और वो जितनों के संपर्क में आया है उन सबकी टेस्टिंग की जाए, ताकि उस चेन को आगे तक बढ़ाया जाए कि ये चेन पहुंची कहाँ तक, और उस चेन का जो अंतिम व्यक्ति है उसको भी पकड़ा जाए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो वो कितनों के संपर्क में आया, ये चीज़ पकड़ना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, उसको संक्रमण आया कहाँ से। अगर उसको किसी से संक्रमण आया है तो उस व्यक्ति तक हमारा स्वास्थ्य अमले का पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह से चेन बनती जाती है। अब हम जब क्वारंटीन सेंटर किसी को ले जाते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि वो सेंटर में जाए और वहाँ पर वो अलग 14 दिन रहेगा, वो उसको जो भी दवा देनी है वो ठीक हो जाएगा, और 14 दिन बाद जब वो ठीक हो जा रहा है तो उसको डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि उसके बाद वो इस वायरस को फैला नहीं सकता है। हमें वायरस क्या है ये भी समझना ज़रूरी है। ये वायरस जो है और कैसे हमारे शरीर में आता है ये भी समझना ज़रूरी है। वायरस अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसने छींका और उसके ड्रॉपलेट्स इस टेबल पर आ गए या कहीं फैल गए, आपने उस पर हाथ रखा, वही हाथ आपने अपने मुंह पे लगा लिया, अपनी आँख में लगा लिया, अपने नाक पे लगा लिया, तो ये वायरस आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं मास्क लगाइए, इसीलिए हम कहते हैं जब आप छींकिए तो मुंह को कवर करिए या आस्तीन में छींकिए। इस वाले पार्ट पे मैं कहना चाहूँगा, इस रोल को खास करके मीडिया ने तो बहुत अच्छे तरीके से इवन आम जनता तक पहुंचा दिया, और कह सकते हैं कि सोशल मीडिया भी इसमें बहुत ज़्यादा अभी भी हम सीखे नहीं हैं। नहीं, हम नहीं सीखे हैं। आप देखें, आप सब्ज़ी लेने जाते हैं, आपके घर दूध का पैकेट लाते हैं, आपके घर बाकी चीज़ें जो बाहर से आप लेके आते हैं, आपको कुछ नहीं पता है कि, या आप एक दरवाजे का हैंडल छूते हैं, आपको क्या पता है कि उस हैंडल को कितने लोगों ने छुआ है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को समझना होगा कि हम कभी भी मुंह पे हाथ लगाएं या नाक पे लगाएं या आँख पे लगाएं, उससे पहले हमें ये सोचना होगा कि मेरा हाथ साफ़ है कि नहीं है। अगर मैंने कोई भी सरफेस छुआ है उसके पहले मैं हाथ धो लूँ या सैनिटाइज़ कर लूँ, तभी मैं हाथ लगाऊँ, क्योंकि यहीं से वायरस अंदर प्रवेश करेगा। आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं
पब्लिक टॉयलेट में जो नल आप खोल रहे हैं, जो नल आप बंद कर रहे हैं, या जो फ्लश आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों ने यूज़ की हैं, आपको नहीं पता है, क्योंकि 60% लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। और कौन वायरस कैरी कर रहा है ये आपको नहीं पता है। इस कमरे में 5 लोग हैं, आपको नहीं पता है कि कौन वायरस कैरी कर रहा है। आजकल आरोग्य सेतु की बात हो तो रही है और कही जा रही नहीं, है आरोग्य सेतु ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, वो अगर कोई व्यक्ति जो कंफर्म्ड केस है उसने डाउनलोड किया है, तो आप उस कंफर्म्ड केस की पेरिफेरी में आएंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति जिसकी टेस्टिंग ही नहीं हुई है, जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, उसको आपको कैसे पता है? तो आपको इसीलिए कह रहे हैं कि आपको अपने घर में, घर के बाहर, हर जगह आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। खासकर आपके हाथों का ध्यान रखना है। आपका हाथ आप मुंह पे ना लगाएं, नाक पे ना लगाएं, आँख पे ना लगाएं, अनलेस एंड अनटिल आपके हाथ साफ हों। तो मैं जो कह रहा था कि क्वारंटीन करेंगे। हमारा दूसरा जो सेंटर्स हैं वो कोविड केयर सेंटर्स हैं, जहां हम माइल्ड केसेस को रखते हैं, जिनमें कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है और एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं या उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है, उनको रखते हैं। फिर एक हमारे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है जो हर ज़िला अस्पताल में बनाया गया है, जिसमें थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको करते हैं। और फिर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं जो ज़्यादातर संभागीय मुख्यालय पर हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। उसमें हम सीरियस पेशेंट्स को रेफर यहाँ करते पे हैं। हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे, खास करके तब जब आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हेल्थ विभाग के मध्य प्रदेश सरकार के, कि पहले डॉक्टर्स रहे, डॉक्टर्स अमूमन अपने अपने स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में होते रहे। यह एक बैक ये बीमारी आई और वैसी स्थिति में इसका स्प्रेड भी हुआ। अब एक बात आती है कि किसी भी बीमारी को ऑपरेट करने का एक नॉर्मल वे में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिसको हम लोग SOP कहते हैं। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट इस पे, चूँकि डॉक्टर्स रूरल एरियाज़ में भी हैं, डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हैं, डॉक्टर्स स्टेट कैपिटल में भी हैं, तो स्टेट कैपिटल में तो इन्फॉर्मेशन ईजिली सर पास ऑन हो जाता है डॉक्टर्स कम्युनिटी के बीच में भी। मैं जानना चाहूँगा कि जो बेस लेवल पे जो वर्कर्स का ये जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं या उससे जो सहकर्मी जो हेल्थ से जुड़ी हुई बात को कर रहे हैं, तो क्या स्टेट लेवल पे कोई SOP का निर्धारण या इस पे कोई विचार किया गया? मैं ये नहीं कहता कि हर एक SOP हर पे लागू होगा। आपकी बात सही है। देखिए, SOP भारत सरकार ने जारी किया है, SOP हमारे एम्स ने जारी किया है, और हमारे कुछ अस्पताल यहाँ पर जो और क्योंकि देखिए इसका अभी इलाज खोजा नहीं गया है, हम सब हिट एंड ट्रायल में हैं। अलग अलग प्रकार की दवाएं यूज़ कर रहे हैं। कोई कहीं पर TB की दवा यूज़ हो रही है, कहीं पर लेप्रेसी की दवा यूज़ हो रही है। जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है वो बेसिकली मलेरिया की दवा है, मलेरिया की दवा यूज़ हो रही है। अब हर केस अलग अलग है, क्योंकि डेथ्स जो हैं वो डेथ्स का मेन रीज़न है कि आपके लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं, और अगर आपकी कोई कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उसकी वजह से डेथ होती है। तो जो पेशेंट मैनेजमेंट है, और 80% पेशेंट्स तो बेसिकली पैरासीटामोल और बाकी चीज़ों से ठीक हो जाते हैं, जिनमें सिम्टम्स ज़्यादा नहीं हैं, जो स्वस्थ हैं, जो इसको झेल सकते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। उनके लिए हमने जो प्रोटोकॉल जारी किया है वो माइल्ड पेशेंट्स के लिए अलग है, मॉडरेट के लिए अलग है, और सीवियर पेशेंट्स के लिए अलग है। इसमें अलग प्रोटोकॉल्स में केवल ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि क्या क्या टेस्ट होने हैं, उनका ब्लड टेस्ट होना है, उनके एक्सरेज होने हैं, उनके CT स्कैन्स होने हैं। इस सब से उनकी जो कंडीशन है उसका पता चलता है कितनी सीरियस है। 2 चीज़ें इसमें ध्यान, बल्कि 3 चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ है आपका टेम्परेचर, हाई ग्रेड टेम्परेचर अगर है तो एक रिस्क है। दूसरा आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में, जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से लेते हैं। नॉर्मली 99 to 100 हमारा रहता है, लेकिन वो जो है इसमें जो है वो अगर गिर रहा है 95 या 90 या उसके नीचे आ रहा है, तो वो एक खतरे की घंटी है। उसमें हम उस तरह से पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं। तीसरी चीज़ है आपका रेस्पिरेटरी रेट। यूजुअली हम और आप कभी नहीं सोचते हैं कि हम 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हैं। हम 15 से 16 सांसें लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी सांसें बढ़ जाती हैं, जो हम कहते हैं ARDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, कि हमारी सांसें उसमें 20 से 25 और बढ़ने लगती हैं। उसको भी हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि हमें हमारी सांस जो है वो अब अगर
आपको अगर कहा जाए आप गिनती करें तो आप शायद गिनती नहीं कर पाएंगे कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं, तो वो बढ़ती है। और ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं, अगर इस समय किसी भी व्यक्ति को ज़ुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उसके गले में तकलीफ़ हो रही है, गला दुख रहा है, बदन में सूजन आ रही है, या इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको ज़रूर इनमें से किसी सेंटर पे जाना चाहिए। हमने ज़िलों में फ़ीवर क्लिनिक्स बनाए हैं। आपको जानकारी रखनी चाहिए कि आपके किस किस अस्पताल में फ़ीवर क्लिनिक है, वहाँ आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होता है, और उस एग्ज़ामिनेशन में अगर पाया जाता है कि आप सस्पेक्ट हैं तो आपकी टेस्टिंग होती है, आपको आगे फिर प्रोटोकॉल के अनुसार आपको आगे बढ़ा दिया जाता है। अब पुनः हम सागर साहब आपसे जानना चाहेंगे, खास करके लॉकडाउन का एक पीरियड रहा, चल भी रहा है। लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म होने की गुंजाइश पे अर्थव्यवस्था को खोली जा रही है, दुकानें खुलेंगी और भी बहुत सारी चीज़ें खुलती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर एक जो चैलेंज आ रहा है पुलिस महकमा के पास कि जो हमारे खास करके मजदूर वर्ग हैं, वो बाहर से या तो पैदल चले आ रहे हैं या सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उन सुविधाओं के तहत वो गाँव में आ रहे हैं। अब एक बात आती है कि पुलिस महकमा स्टेट कैपिटल में या कहें कमिश्नरी लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अमूमन उपलब्ध होती है। जब ये मज़दूर गाँव में जाएंगे और अपने गाँव में रहेंगे और इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आएंगी, तो पुलिस महकमा की तैयारी या उसको और भी कुछ चैलेंजेस आएंगे, तो उस पर आपकी क्या तैयारी है और कैसे करेंगे? क्योंकि अमूमन गांव में कहा जाता है कि चौकीदार या इस तरह की बातें होती हैं, पुलिस का कोई एक कांस्टेबल भी मुझे लगता है कि शायद हर गांव में तो नहीं रहता होगा। तो वैसी स्थिति में पुलिस महकमा क्या करेगी और कैसे करेगी? ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है जो आगे आने वाली है, क्योंकि जो ग्रामीण अंचल है वहाँ से अस्पताल, थाना चौकी जी और या फिर और कोई ऐसे संस्थान दूर रहते हैं, और आने जाने के संसाधन हैं उन पे भी कुछ जगह पर आपको दिक्कत महसूस होगी। तो ऐसी स्थिति में हमको गियर अप करना पड़ेगा। किया भी होगा। जो हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, जो ग्राम रक्षा समिति हैं और नगर रक्षा समिति हैं, और भी जो युवा वर्ग जुड़ना चाहता है, सिविल डिफेंस के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बहुत से फ़ोन आते हैं कि सर हम जुड़ना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल जुड़ो, लेकिन ये एहतियात आपको बरतने पड़ेंगे इसमें मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा एलेबरेट करें, कि कोई बहुत सारी जानकारी आम युवाओं को, खास करके गांव का जो युवा है उसे नहीं हो। तो मैं चाहूँगा कि ये जो अगर प्रोसेस है तो क्या है और कैसे होता है? नहीं, ग्रामीण अंचल में जो हमारे युवा वर्ग है, यदि वो कोविड-19 की जो समस्या है, संक्रमण जो है, उसको रोकथाम में वो अपनी जज्बे से, अपनी मेहनत से रोकना चाहता है, इस रोकथाम में, इस युद्ध में यदि वो आहुति देना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वहाँ जो नज़दीकी थाना है, उस नज़दीकी थाने में अपने आप को एज ए ग्राम रक्षक वो पंजीबद्ध करा ले और उस पुलिस की टीम का हिस्सा बने। वो जैसे ग्राम रक्षा समिति है, वो रजिस्टर्ड है, उनका जो आपराधिक पृष्ठभूमि है वो देखी जाती, नहीं है तो उनको सदस्य बनाया जाता है। तो ऐसे जो हमारे कर्मठ युवा वर्ग है, इवन बुजुर्ग भी, क्योंकि बंदा जो है अपने जज्बे से जवान रहता है, तो ऐसे लोग संबंधित थाने में जाकर या वहाँ के जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनसे संपर्क करके, जो वहाँ के रेवेन्यू अधिकारी उनसे संपर्क करके, वो अपने आप को उनके साथ जोड़े और उनके साथ वो निकले और उनको सूचनाएं दे कि आज इस गांव में 3 लोगों को मान लीजिए बुखार है और वो अजीब तरह का बुखार है, छींकें आ रही हैं। तो ये सूचना देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है, समय पर देना। ये सूचना यदि वो देगा थाने में या अस्पताल में, तो वो उनको, उस परिवार को समझाया जाएगा कि ये यहाँ ठीक होने लायक नहीं है, इसको इमीडिएट या तुरंत उपचार की आवश्यकता है। तो उसको समझाकर जन सहयोग से ले आना पड़ेगा संबंधित कोविड-19 क्लिनिक पर या जो अस्पताल है, वहाँ उसकी टेस्टिंग होगी और उसका इलाज होगा। ये तो रही एक प्रक्रिया। अब मैं एक और उदाहरण दूंगा। ये जो डर है, ये जनता में व्याप्त है। अभी मैं उदाहरण दूंगा अपने ऑफिस का। हमारे ऑफिस में कई लोगों को संक्रमण हुआ, होमगार्ड के जवान को, उनमें भारी डर। वो कहें साहब हमको एडमिट कर लेंगे। हमने एडमिट कर लेंगे तो आपके भले के लिए, आपके उपचार के लिए करेंगे। मैंने फ़ोन से बात की उनसे, उत्साह का संचार हुआ। आज जब वो ठीक होकर बाहर निकले 10 दिन 12 दिन में, तो उनमें एक ऐसी भावना है कि साहब मुझसे साहब ने बात की और मेरे अंदर जोश आया, ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो इसको हरा देंगे, देखो मैं ठीक हो गया। मतलब रोल मॉडल बन जाता है। रोल मॉडल बन गया वो। तो वो अधिकारी जो है ना, वो कहने लगा कि साहब मैंने तो कूलर का पानी पिया था, उसमें छींकें आ रही। मतलब एक्चुअल, मतलब वास्तविक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि कूलर का पानी पीने से उसको छींकें आने लगी।
तो उसने मना किया, साहब मैं तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन हमने कहा नहीं ये लक्षण है, आप जाइए, नहीं होगा तो वापस आ जाना। तो उसकी टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग में वो कोविड-19 का नेगेटिव पाया गया। बहुत खुश हुआ वो कि साहब मैं तो वैसे ही डर रहा था। तो ये जो डर आपका है ना, इसको दूर निकालिए। मैंने उदाहरण इसलिए दिया जनता को कि जैसे मैं एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया, मैं अपना बता रहा हूँ, जी जी और वो मुझे नहीं मालूम संक्रमित है वो, 2 दिन बाद वो पता चला अस्पताल में भर्ती हो गया। उसको जो सिम्टम्स है उस तरह के दिखने लगे, दर्द रहने लगा, छींके रहने लगे, गले में दर्द हो गया, बुखार हो गया। तो फ़ोन से बात की मैंने कहा भाई तुमको क्या हो रहा है? कि साहब मुझे तो ये हो रहा है, पहला टेस्ट नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव। तो मैंने कहा इलाज करवाओ। आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 दिन बाद, 15 दिन में उसने बाइट दी अपनी, ये बताते हुए देखो साहब मुझे मिनरल वाटर पिलाया गया, मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा गया, और मैं स्वतः ही इसमें ठीक हो गया। तो उसका जो अंदर का जज्बा है, डर है, वो खत्म हो गया। अब वो अपने अंदर एक ऐसा योद्धा लेके चल रहा है, वो 1000 लोगों और बताएगा देखो यार इससे डरिए मत। जैसे ही आपको तुरंत लगे, जैसे मैंने अपनी टेस्टिंग कराई, नेगेटिव आया, अब इसी को अपन छिपाते रहते, मान लीजिए कोई चिपक गया होता वायरस तो वो बढ़ता जाता। तो इसलिए प्रथम दृष्टया तुरंत, जैसे ग्रामीण की आपने बात की, ग्रामीण अंचल में हमारा जो ये युवा वर्ग तैयार हो गया होगा, चाहे वो सिविल डिफेंस है, नगर या वो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य है, या वो कोटवार है, इन लोगों को चाहिए कि ये आसूचना निश्चित रूप से वो दें, चाहे पुलिस के माध्यम से दें या सीधे दें। कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं, टोल फ्री नंबर्स दिए हुए उनको, तो जैसे 104 है, तो 104 पे आप ये दे देंगे, डायल 100 पे दे देते हैं आप। तो आप बताएंगे साहब इस गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति आए और उसके बाद में ये चीज़ें फैलनी शुरू हो गई। यहाँ कई लोगों को, जैसे 10 परिवार वाले में 2 लोगों को खांसी निरंतर चली आ रही है पिछले कुछ दिन से, तो ये लक्षण है। तो ऐसी चीज़ें यदि वो समय पर बताएंगे तो उनको फिर इलाज के लिए प्रेरित किया जाएगा प्यार से, क्योंकि इन चीज़ों में आपके अंदर से यदि खुद की इच्छा शक्ति नहीं है इलाज करवाने की, नहीं, अगर डर है तो उसको आप कह सकते हैं कि काउंसलिंग करके उसको मोटिवेट करना होगा कि ये भाई अगर आप नहीं करोगे तो आप तो इससे इस बीमारी से जूझोगे, साथ ही साथ आपका परिवार है, आपका बच्चा है, आपके घर में जो सीनियर पर्सन है उनको दिक्कतें आएंगी। अभी इस समय एक और दिक्कत है, वो खासकर हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी की है। हमें ये भी देखने को मिला है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के बहुत से लोग जो संक्रमित हैं या उनके लक्षण आ रहे हैं, वो निकल करके नहीं आ रहे। उनको लगता है कि रमज़ान चल रहा है, इसमें क्यों जाएंगे। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो खुद के लिए तो खतरा बने ही हुए हैं, लेकिन वो उनके घरों में जो लोग हैं, उनके आसपास जो लोग हैं, उनके लिए भी खतरा बने हुए हैं और उनको ये फैला रहे हैं। तो उनको एक ज़िम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए इस टाइम निकलना होगा, और इस टाइम बाहर निकल करके अपना इलाज ज़रूर कराना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है इसको हम सबको समझना होगा। अब मैं कहूँगा मध्य प्रदेश जो आज चौथे स्थान पे है राष्ट्र की अगर बात करें, और ये कोविड-19 को लेकर के और चुनौतियाँ अभी हैं, तो राज्य सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। क्या और कुछ नया किया गया है जो आम जनता को जानकारी दी जा सके? देखिए, हम लोग जो हैं, एक तो हमारे बहुत सी टेली हेल्पलाइन सेवाएं चालू हैं, उसके नंबर्स जनता में दिए गए हैं, उससे वो संपर्क कर सकते हैं। ये 24 घंटे उपलब्ध हैं, वो जानकारी ले सकते हैं। हमारे ज़िलों में कलेक्टर्स के द्वारा उनकी टीमें बनाई गई हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। हमने प्राइवेट सेक्टर में जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग होम हैं, उनको भी अनुरोध किया है कि उनके यहाँ कोई केस आता है तो वो इसकी रिपोर्टिंग तत्काल करें, या उनको कोई सस्पेक्ट लगता है तो उसकी रिपोर्टिंग करें, ताकि वो हम तक पहुँचे और हम उसको इलाज करें। हमने इलाज के लिए केवल गवर्नमेंट सेक्टर नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर का भी काफ़ी सहयोग लिया है। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल हैं, वो पूरा हमने पूरे अस्पताल लिए हुए हैं, और राज्य शासन के द्वारा वहाँ पर फ्री में इलाज दिया जा रहा है, किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं किए जा रहे हैं। और अभी जो है, जो हमारा आंकड़ा है, जो लोग उपचारित होकर के निकल रहे हैं, ये आंकड़ा निरंतर सुधर रहा है। और एक अच्छी बात ये भी हो रही है कि लोग अब जल्दी आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डेथ्स जो हैं वो यही दिखाती हैं कि लोग जिसने भी देरी की उसका खतरा बढ़ गया। एक बात और आ रही, खास करके पुलिस महकमा से, जब मज़दूर आ रहे हैं, उनकी अपनी कुछ पूंजी होगी, वो लेकर आ रहे हैं, और वो उस वक्त कहीं ना कहीं वो एलोन है, या अकेले फैमिली है, या लेडी है। और ख़ास करके कई जगह सोशल मीडिया पे इस तरह की बात आ रही है कि जो
आपराधिक तत्व हैं। ऐसे माहौल में जब देश और पूरा कह सकते हैं विश्व स्तर पे महामारी फैली हुई है और ये जो चैलेंज में एक बड़ा पुलिस महकमा उधर इन्वॉल्व है, तो ये जो दिक्कतें आएंगी, चूँकि लोगों के रोज़गार जा रहे हैं और बहुत लोग घरों को लौट रहे हैं, और वैसी स्थिति में ये जो एक नया चैलेंज भी आएगा, जो यानी जो छोटे मोटे जो आपने बातों के दरमियान कहा था कि लूट छीन की बातें वो बढ़ सकती हैं, तो इसके लिए क्या तैयारी है? पुलिस की जो प्रथम दृष्टि ड्यूटी है वो जनता की जान माल की सुरक्षा है जी। और आज की डेट में जैसे कि आपने उदाहरण दिया छीना झपटी वाला, लूट का, डकैती का, तो उसके लिए थाने वालों को एक रोड मैप ऐसा बनाना चाहिए कि मान लीजिए रेलवे स्टेशन से कुछ लोग आते हैं तो उनको चाहिए कि उनका साथ दे। विशेषकर आपकी जो डायल 100 की गाड़ियां हैं उनमें बल रखे। अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में मोबाइल पर FIR रजिस्ट्रेशन का जी। एक अभी हाँ। नवाचार हुआ है। तो डायल 100 यानी जो आपकी मोबाइल वाहन है जब रिंग करेंगे तो वो आपके जहाँ पर आप चाहेंगे कि आपकी रिपोर्ट लिखी जाए, मान लीजिए घर से आपको बाहर नहीं निकलना, अपराध हो गया, तो वो वाहन आपके पास आएगा, FIR आपके द्वार पे होगी। तो ये जो इस तरह की एक संचेतना है हमारे जवानों में और जनता में भी कि सब डायल 100 कर दीजिए तो तुरंत एक वाहन आएगा जो कि सुसज्जित होगा उस अधिकारी के, जो वहीं पर आपकी FIR और कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया शुरू कर देगा, जिसका टाइटल दिया गया है FIR आपके द्वार। FIR आपके द्वार। तो ये बहुत ही अच्छा नवाचार है और मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि डायल 100 का पूरा जो हमारा विस्तृत जाल है, नेटवर्किंग है। लेकिन अभी ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ पॉकेट्स में ही किए जा रहे हैं। शुरुआत है अभी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये पहले भी होते थे कि चलित थाना, जब इसमें थाना लेवल पर जो हमारे काम होते थे, SSP सुपरविजन रहता था, तो चलित थाने का वीक में एक दिन हम रखते थे कि इस क्षेत्र में आज चलित थाना लगा। तो थाने वाले जो है उस गांव में जाते थे या उन गांव में जाते थे, वहाँ की पूरी माहिती लेते थे, लाइसेंसेस चेक करते थे, अपराधी उनको चेक करते थे, यदि किसी कोई घरेलू वायलेंस वाली बात है तो उसको वहीं निपटाते थे। तो साथ में रेवेन्यू अधिकारी भी जाते थे और भी अधिकारी जाते थे, PHE के अधिकारी। तो कहने का मतलब एक वहाँ पर मेला सा रहता था समस्याओं को निराकृत करने का। तो ऐसी चीज़ें जो है ये आज की डेट में भी संभव है। जैसे आपने बताया कि बहुत से लोग रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड से आए, तो हमारा एक पेट्रोलिंग पार्टी उनके साथ रहे, इकट्ठा करे उनको और उनके साथ वो वहाँ तक जाए और उस गांव का जो हमारी टीम, जैसे हमने बताया कि उनके मूवमेंट की जानकारी आगे के थाने उनके मूवमेंट आगे उनको दे और ये विश्वास जनता में जागृत करना कि आप निर्भीक और निडर होकर सूचना दीजिए। यदि आपके साथ में कभी भी कोई ऐसी घटना हुई है या कोई धमकी आई है तो तुरंत आप नज़दीकी थाने को 100 नंबर बताइए, या यदि किसी अधिकारी का नंबर मालूम है तो उससे रिंग कीजिए, तो आपको निश्चित रूप से उसमें मदद मिलेगी। एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा कि एक रोड मैप जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं, जो हर ज़िले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन रोड मैप मध्य प्रदेश में बना हुआ है और उसको चलते ही आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में बहुत से एरिया ऐसे जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन जोन है, तो वो जो ग्रीन जोन है वो ग्रीन जोन बने रहेंगे और जो रेड जोन है उनमें परिवर्तन आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कर्मठता है हमारे अधिकारियों की वो देखते ही बनती है। उन्होंने सोच लिया है कि हमको इस महामारी, वैश्विक महामारी को शिकस्त देनी है और उस शिकस्त देने के लिए वो तन मन धन अपने सब तरह से वो तैयार हैं, परिवार को त्याग के बैठे हुए हैं और घर वाले भी जो है ना इस बात से आश्वस्त हैं कि हमारा जो बच्चा है, हमारी जो बच्ची है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई में लड़ रहा है। अभी मेरे को सुबह ही एक मैसेज आया कि हम खुश हैं कि हमारी बेटी जो है ना कोविड-19 की कोरोना वॉरियर है। यानी एक माँ बोल रही है अपनी बेटी के लिए कोरोना वॉरियर है। मुझसे पूछा गया क्या मैं बेटी को वहाँ भेज दूँ? मैंने बिल्कुल भेजिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो है पूरे PPE पहनकर अपनी पूरी शिद्दत और पूरी जज्बे के साथ जब काम करेंगे तो देखेंगे कोविड-19 जैसी 10 बीमारियों को वो निपटा देंगे। आपने एक जो बात कही, आपने सच कहा जाए तो ये अभी मैं कह सकते हैं क्लब महिंद्रा के जो चेयरमैन हैं, लगभग 70 ईयर्स के एज होगा, उन्होंने अपने मैसेज भेजे थे और उस मैसेज में उन्होंने कहा कि 70 साल तक मैंने इस तरह की बात नहीं देखी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि एक लाइफ स्पैन लगभग 70-75 अमूमन माना जाता है, तो अपने लाइफ स्पैन में उन्होंने इसके पहले इस तरह की बात नहीं देखी। तो उसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि यह सरकारी मुलाजिम या सरकारी महकमा या कोई भी आम आदमी या सोशल वर्कर या NGO, हर को अपने लाइफ में यह एक अपॉर्चुनिटी मिली है
अपने आसपास एक्टिव हो करके राष्ट्र के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए और मानवता के लिए करने के लिए ये जो जज्बा और यह जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसे मस्ट अवेल करना चाहिए, जो मुझे लगता है। फैज साहब, इस पे आपके क्या विचार होंगे? नहीं, बिल्कुल सही है आपका कहना। ये एक तरफ तो एक चुनौती है और दूसरी तरफ एक अपॉर्चुनिटी भी है। और वैसे आज वर्ल्ड नर्सिंग डे भी हम मना रहे हैं और हमारी जितनी नर्स बहनें हैं वो सब बहुत शिद्दत से, बहुत मन लगा करके बहुत मेहनत कर रही हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे वार्ड बॉयज़, हमारे जितनी टीम्स हैं ज़िलों में, ये सब हमारे पुलिस के साथी, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कोई पीछे नहीं हट रहा है, सब लगे हुए हैं। और यही एक हम कह सकते हैं कि इसी तरह से हम लोग इससे लड़ेंगे। हम जागरूकता से लड़ेंगे, हम निर्भीकता से लड़ेंगे, हम सामना करेंगे और हम कोशिश करेंगे इसको मात दे सकें। तो आप समय की थोड़ी सीमितता के चलते मैं कहूँगा बहुत सारी जानकारी आपने हम लोग दी और आम जनता के तक सामान्य भाषा में और इजी वे में हम लोगों तक मैसेज पहुँचाए। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रेखांकित करना चाहूँगा यहाँ पर, कि जो हमारा पुलिस फोर्स है, खाकी है, और जो भी यूनिफॉर्म फोर्स है, उस यूनिफॉर्म फोर्स को ये समझना चाहिए कि जब जब खाकी का नाम आता है तो इसमें सभी रंग समाहित हैं। चाहे वो पुलिस है, चाहे वो होमगार्ड है, चाहे वो एसडीआरएफ है, चाहे वो एनडीआरएफ है, और चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, और चाहे वो आर्मी है। तो ये जो यूनिफॉर्म फोर्सेस है, ये कभी अपने आप को, क्योंकि मुझे कई बार फ़ोन आते हैं कि साहब हम होमगार्ड में हैं, हम एसडीआरएफ में, हमने ये काम किया, हम देखिए क्वारंटीन वार्ड के बाहर 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा कोई नाम नहीं लेता। मैंने कहा ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म फोर्स का मतलब है यूनिफॉर्म, ये तो एक तरह से वो बन गया है शब्द की पुलिस। यूनिफॉर्म फोर्स यानी वर्दीधारी का मतलब है वर्दीधारी। आज की डेट में सभी वर्दीधारी, डॉक्टर भी वर्दीधारी है। तो ये सब समर्पण भाव जो है ना, सभी वर्दीधारियों के लिए है जो अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके और इस महामारी से लड़ने के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो प्यारे दर्शकों, ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है और ख़ास करके मैं डीसी सागर साहब आपको और फैज़ साहब आपको धन्यवाद दूरदर्शन की तरफ से।